सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। लखीमपुर खीरी के निर्वाचन क्षेत्र गोला गोकर्ण नाथ के लिए उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। गोला विधानसभा सीट पर बीजेपी के अमन गिरी और समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि विभिन्न पार्टियों के 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इस विधानसभा में 441 मतदेय स्थल तथा 222 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। तो लखीमपुर खीरी के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गोला गोकर्ण नाथ के उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। सहारा समय संवाददाता श्यामजी अग्निहोत्री ने मतदान स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। 139 गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदाता सुबह 7 बजे से ही लंबी कतारों में कुछ पोलिंग बूथों पर देखे जा रहे हैं। यहाँ पर आज लगभग 3,91,870 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अभी सुबह यहाँ कोहरे का वक्त है, इसलिए कुछ मतदाताओं में मतदान की रफ्तार धीमी देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो समय की टीम ने देखा है, उससे यही महसूस हो रहा है कि मतदाताओं में इस चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर सीधे भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। कैमरामैन संदीप कश्यप के साथ समय के लिए श्यामजी अग्निहोत्री, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी। और जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, श्यामजी अग्निहोत्री हमारे संवाददाता खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, 11 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कितनी तादाद में वोटर्स घरों से बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं और अब तक के परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंटेज हो चुका है वोटिंग का? जी सर, जो सूर्य की तपिश बढ़ रही है तो मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अभी जैसा कि हम लोगों ने बात की है जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के, उनका कहना है कि लगभग जो क्षेत्र से उनके पास खबर आ रही है तो लगभग 19% मतदान अभी तक हो चुका है। यह रिपोर्ट 10:30 बजे की है हमारे पास। फिलहाल शांतिपूर्ण यहाँ पर मतदान चल रहा है और सीधा मुकाबला पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के भारतीय अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी में देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी प्रतीत हो रहा है, सुबह कोहरा यहाँ पे देखने को मिल रहा था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस वक्त मतदाता घरों से लंबी कतारें अपनी फैमिली के साथ निकल रहे हैं और ये दर्शा रहा है कि शाम तक अच्छा मतदान प्रतिशत रहने की उम्मीद दिख रही है। जी सर। श्याम जी, जैसा कि आपने बताया कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच में मुकाबला दिखाई दे रहा है, तो जाहिर तौर पर दोनों ही प्रत्याशियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वो क्या है? देखिए, जैसा कि आप बता रहे राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जैसा कि अभी लगभग 6 सितंबर को जो दुखद घटना हुई थी, स्वर्गीय अरविंद गिरी का हृदय गति रुकने से सीतापुर के अटरिया इलाके में इनकी मृत्यु हुई थी, जिस कारण से यह उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में उनके पुत्र अमन गिरी को ही भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया गया है। साथ ही ये पूर्व विधायक विनय तिवारी हैं, उन 2012 में वो अरविंद गिरी को चुनाव हराकर समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे। उन पर ही दांव लगाया है समाजवादी पार्टी ने, इस बार पुनः दांव लगाया है। हम जो बात कर रहे हैं, सीधे टक्कर की जो बात कर रही है समय की टीम, उसका मुख्य कारण है कि बहुजन समाज पार्टी, जिससे शिखा वर्मा पिछले चुनाव में चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस के प्रहलाद पटेल चुनाव लड़े थे, इन दोनों कैंडिडेट या कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। टोटल 7 प्रत्याशी यहाँ पे अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, जिसमें सीधे बाकी प्रत्याशी निर्दलीय हैं 5 प्रत्याशी, और 2 प्रत्याशी जो मुख्य मुकाबले में हैं वो है भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी और साथ में विनय तिवारी समाजवादी पार्टी के हैं। इस कारण से मुकाबला दोनों में देखने को मिल रहा है। और बात करें अगर अभी जो ताजा बिल्कुल खबर थी, जो 31 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोला में एक जनसभा में पहुंचे थे अमन गिरी के समर्थन में, उस वक्त पिछले चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार थी शिखा कनौजिया,
इन्होंने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इससे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ वोटों का इधर उधर होने का लग रहा है कुछ हो, लेकिन फिलहाल कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आरोप और प्रत्यारोप के बीच इन दो लोगों में ही मुकाबला कड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि 8 विधानसभा सीट जो खीरी जनपद की हैं वह भारतीय जनता पार्टी के पास थी और यह सीट उनके लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी है, जिससे 40 स्टार प्रचारक जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो सभी लगभग इस क्षेत्र में अपनी चुनावी जनसभाएं के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्रियों का काफिला हो, सभी आ चुके हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए भी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी जो खत्म हुए थे उनकी श्रद्धांजलि सभा जो जनपद स्तर पे होनी थी वो गोला गोकर्णनाथ में ही की गई। तो कहने का तात्पर्य है सिंपैथी में श्रद्धांजलि वर्सेस श्रद्धांजलि का पूरा ये चुनाव हो चुका है और दोनों तरफ से सिंपैथी लहर को कैच करने की उम्मीद चल रही है और फिलहाल मुकाबला दोनों में ही देखने को मिल रहा है। जी जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर कानपुर से। नगर निकाय चुनाव की आहट लगते ही सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और उस कड़ी में कांग्रेस ने पार्टी कार्यालय कानपुर में बैठक आयोजित की है। इसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी पहुंचे और पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा है कि नगर निकाय चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस के पास संगठन की शक्ति है और उसी आधार पर जनता के बीच जाएंगे। वहीं बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वो लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है। जनता अब यह जान चुकी है। मैं पूरे ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ूंगा और वो ताकत है हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी। हमारी पार्टी के चाहे जिले के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे ब्लॉक के हों, चाहे शहर के हों, सारे पदाधिकारी इस बार ताकत के साथ चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। और हम जो है इसी सिलसिले में आपके बीच में आए हैं कि यहाँ बैठ कर के जितना भी समय लगेगा मैं सबसे बात करके और पूरी चुनावी तैयारियां करके जाएंगे। कोई भी एक फार्मूला जो बनता है राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा उसे बार बार नहीं बनाया जाता, ना बिगाड़ा जाता है। जो है वो सामने है। महिलाएं हमारी आधी हिस्सेदारी है। जिन बहनों को विधानसभा में चुनाव लड़ने का मौका मिला है उनके अंदर एक नेतृत्व उभर के आया है। जहाँ जहाँ जैसी जैसी स्थितियाँ होंगी, रिजर्वेशन का डिक्लेरेशन के बाद पार्टी उन पर पूरे तरीके से मुतमईन होकर के अपना कैंडिडेट तय कर लेगी और चुनाव लड़ाएगी। उसमें महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, जवान भी होंगे, ओल्ड भी होंगे। और बरेली पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में प्रदेश के सभी 17 मेयर की सीटों को जीत मिलेगी और इसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अखिलेश यादव के कानून व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार में अपराधियों को छोड़ने का काम होता है और हमारी सरकार में प्रत्येक व्यक्ति के साथ कानून सम्मत व्यवहार किया जाता है। वहीं मायावती द्वारा निकाय चुनाव लड़ने पर कहा है कि सभी को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। और नगर पालिकाओं में काम दिया है। तो उससे पहले जो भी संगठनात्मक काम है, उन संगठनात्मक काम की गतिविधियों के लिए हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिन लोगों को दायित्व दिया गया है, वो सब लोग पूरी तैयारी के साथ हम लोग लग रहे हैं। जैसे अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना जारी होने के बाद तुरंत हम लोग होमवर्क कर लिया, हम लोगों ने प्रत्याशी घोषित करके चुनाव मैदान में शिद्दत के साथ लड़ रही है। अखिलेश यादव जी का जो स्वभाव है, उस स्वभाव में सहज पराजय स्वीकारने तैयार नहीं है। वो 4 चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा के 2 और लोकसभा के 2। लेकिन उन सारे विषयों पर आकलन नहीं करेंगे। घर, परिवार, पार्टी, गठबंधन, इन सारे विषयों पर वो नहीं सोचे। पहले वो ईवीएम पे आरोप लगाते थे कि साहब ईवीएम में गड़बड़ हो गई। अब कहीं ना कहीं चुनाव में पराजय उनकी सुनिश्चित है और इसका आभास उन्हें भी है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।
राष्ट्रवादी है, वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ उसका मैसेज, ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है। यकीन कीजिए, मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पिछले दिनों त्योहारों पर यूपी पुलिस की मुस्तैदी की भी जमकर सराहना की है। डीएस चौहान ने सराहना करते हुए कहा है कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखी है। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की। It is not possible to call all of you here, so I called some of you here. But I am sure you will carry this message that the Director General is extremely grateful to all the officers and men of this force, जिन्होंने इतनी अथक मेहनत की, सरकार के एजेंडे को पूरे मनोयोग से लागू किया. So I am extremely thankful to all of you. I wish you, your family members, मैं आपके परिवारजनों के लिए बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके बाल बच्चे बहुत आगे जाएं, बहुत अच्छा करें, आपका परिवार जीवन हमेशा सुखी रहे. मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ. एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड माय वंस अगेन ए बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की एक महिला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर गैर संप्रदाय के युवक द्वारा अपने झांसे में फंसाकर अवैध संबंध बनाने और गर्भवती करने का आरोप लगाया है. पीड़ित महिला का दावा है कि आरोपी जुनैद ने उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाई है और वायरल करने की लगातार धमकी दे रहा है और उसके साथ रेप करता रहा, और जब वह गर्भवती हो गई तो उसने उसके साथ मारपीट की और गर्भ गिराने की कोशिश की. जब पीड़ित पुलिस के पास गई तो पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की है. पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि गैर संप्रदाय की लड़की को फंसाकर परिवर्तन कराने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं. एक मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर मेरे साथ संबंध बनाए और मेरी वीडियो बना ली, और उनके चलते वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा और लगातार मेरे साथ संबंध बनाने लगा. इसके चलते मैं कुछ माह की प्रेग्नेंट हूँ. जब मैंने उसको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने मेरे साथ में बदतमीजी की, मुझे मारा और मेरे पेट में लात मारी. जब मैंने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए खुर्जा थाना गई तो वहाँ पर मुझे किसी ने नहीं सुनी और मुझे बोल दिया कि घर पे जाओ और अपना फैसला अपने आप करो. जुनैद मेरे से बोलता है कि ये हमारा मिशन चल रहा है कि किसी हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाओ और उसके साथ में संबंध बनाओ तो 2 लाख रुपए हम उसको देते हैं. इसीलिए मैंने तेरे साथ में ये संबंध बनाए. योगी जी से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाएं और मेरी रिपोर्ट दर्ज कराएं. एक महिला द्वारा शिकायत की गई कि उसने जुनैद नाम के व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ किया, जिसके संबंध में थाने पर 354 और SC/ST का मुकदमा पंजीकृत किया गया. अभियुक्त जुनैद को जेल भेजा गया और उसके विरुद्ध चार्जशीट लगी. जेल से छूटने के बाद वो पुनः महिला के संपर्क में आता है और ये कहता है कि हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है. इस आधार पर महिला को बहला फुसला के झांसा दे करके फिर उसके करीब आता है. महिला का आरोप है कि इस तरह से उसने हमको बहलाया फुसला और मेरे साथ पुनः संबंध बनाए. इस आधार पर उसके ने पुनः शिकायत की है महिला ने और उसकी तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जाएगी. और ताजा अपडेट के लिए मौके पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा. सौरभ, क्या अब तक इस पीड़ित महिला की कोई एफआईआर दर्ज की गई है, और दर्ज की गई है तो अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी मैं आपको बता दूं, एफआईआर दर्ज की गई है. हालांकि ये मीडिया में जब मामला संज्ञान में आया, ट्वीट किया महिला ने, युवती ने, उसके बाद पुलिस हरकत में आई है. तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो देरी है वो इस तरह के मामलों में गंभीरता दिखाना पुलिस को चाहिए, ताकि जो इस तरह के मामले हैं
वो आगे उनकी पुनरावृत्ति ना हो। हालांकि फिलहाल जो पुलिस कह रही है कि जल्दी हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आई कि एक महिला को सीएम को ट्वीट करना पड़ा। कहीं ना कहीं जो संवेदनशीलता है वो पुलिस की कम यहाँ दिखाई दी है। जी, उसके अलावा क्या अब तक आरोपी से किसी तरह की पूछताछ की गई है? उसको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी हुई? जी, मैं आपको बता दूं, फिलहाल पुलिस ने टीमें गठित की हैं और लगातार आरोपी के पकड़ने के प्रयास भी पुलिस दावा करेगी जल्द हम इसे पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। और कहीं ना कहीं जो पहले एक मामला इस महिला के द्वारा ही दर्ज कराया गया था, जेल से आया, तो कहीं ना कहीं वो भी शातिर किस्म का एक आरोपी है। तो पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी शायद इस तरह के मामले जो आते हैं। और एक महिला ने जो खुलासा किया है इसमें, युवती ने, कि धर्मांतरण पर पैसे मिलते हैं, तो ये भी एक बड़ा मतलब एक सोचने का विषय है। और इस पर प्रदेश सरकार को जरूर इस पर एक टीम बनानी चाहिए और एक बड़ा इस तरह का जो रैकेट चल रहा है जो धर्मांतरण का लोगों का, तो उस पर भी लगाम लगानी चाहिए। ये कितना सच है कि किसी लड़की का धर्म परिवर्तन करवाने पर इस तरह के युवकों को 2 लाख रुपए बतौर इनाम दिया जाता है? जी, मैं आपको बता दूं, आजकल ये देखने में आ रहा है कि कुछ एक विशेष संप्रदाय के जो लोग हैं, समुदाय के जो लोग हैं, वो करते कुछ नहीं है और उनके पास बड़ी बड़ी बाइकें और बड़े बड़े आलीशान घर वो कर लेते हैं अपना। तो कहीं ना कहीं उनका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं गलत कामों से है, वो धर्मांतरण से हो या किसी और गलत काम से हो। कहीं ना कहीं इस तरह की जो संपत्ति है वो लोग अर्जित करें। हालांकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो शायद अपना घर भी नहीं चला पा रहे, लेकिन इस तरह के मैंने देखा है, आमतौर पर आप भी देखते होंगे कि इस तरह के जो नवयुवक हैं वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं। और इस पर भी सरकार को कोई ना कोई जांच कमेटी बैठानी चाहिए। इस महिला के, ये जो पीड़िता है, इसके सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट करने के बाद मुख्यमंत्री ऑफिस लखनऊ से किसी तरह के कोई आदेश खुर्जा पुलिस को मिले हैं? जी, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं क्योंकि सीएम इसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं, अपने को जो ट्विटर हैंडल को उनको देखता है उसको भी उसका सेल का जरूर फोन होगा। हालांकि पुलिस ने अभी ये खुलासा नहीं किया है, सारी पुलिस ने, कि उनके पास ऊपर से कोई फोन आया है, लेकिन निश्चित रूप से ऊपर से कॉल आई है और ये जो मीडिया में संज्ञान में मामला आया तो उसके बाद में पुलिस हरकत में आई है। जी जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। बरेली में 3 तलाक का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां महिला को उसके पति ने व्हाट्सएप पर 3 तलाक का मैसेज भेजकर उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। महिला का आरोप है कि दहेज की मांग को पूरा न होने पर पति ने उसे तलाक दे दिया और ससुराल वाले दहेज के लिए उसका उत्पीड़न करते थे, जिससे परेशान होकर पीड़ित महिला ने एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई और जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने 5 लाख रुपए का खर्च किया था, जिसमें से 2 लाख रुपए उसे नकदी दी थी और 3 लाख का जो खर्च हुआ था वो दिया था। उसके बाद में सही रहे थे वो लोग, जब तक उनका सब कुछ हुआ, सब पैसे जब तक खर्च नहीं हो गए, उसके बाद में वो फिर से वही डिमांड करने लगे। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे गाड़ी दो, वैगनार गाड़ी दो, बाइक दो, बुलेट दो, इन सब बारे में जब बाद में उन्होंने फिर मुझे मारा पीटी करने लगे। उसके बाद में मैं फिर घर पे आ गई थी। उन लोगों ने फिर मुझे निकाल दिया था। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कुमार विनय। कुमार, इस तरह के कानून आने के बावजूद भी इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। अब एक और मामला आया है बरेली से, इस पर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल अनुज, कानून बदलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, कानून को समझ नहीं पा रहे हैं, जानबूझ के इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। इसी तरीके का मामला अभी तक लोग फोन पे तलाक देते थे, आमने सामने तलाक देते थे, अब इस पे व्हाट्सएप पे लिखकर तलाक 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 उसने भेज दिया और उससे कह दिया कि हमने आपको तलाक दे दिया। इस पूरे प्रकरण की जब शिकायत पुलिस से हुई है तो बरेली पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को बड़ी गंभीरता से लिया है और तत्काल जो एसपी आ रहे हैं आगे, एसपी देहात हैं और राजकुमार अग्रवाल जी, उन्होंने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल थाने में इस पूरे प्रकरण की एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अब देखते हैं पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद जो भी कानूनों में प्रावधान है, कानून में जो प्रावधान किया गया है 3 तलाक को लेकर किस तरीके से उसमें कार्रवाई की जा सकती है, उसका पुलिस का कहना है कि उन्हीं सब कानूनों को ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विनय।
मथुरा मार्ग स्थित होटल वृंदावन गार्डन के स्टोर में आग लग गई है, जिसमें 2 कर्मचारियों की मौके पर ही झुलसने से मौत हो गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और साथ ही होटल में ठहरे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके का जायजा लिया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आग है वो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे लगी हुई थी। तो इनका जो स्टोर रूम था सेकंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट टाइप में था, जिसमें कि सामान और कुछ सिलेंडर वगैरह थे। जैसा कि आप बाहर गेट पे देख रहे हो, काफ़ी सारे सिलेंडर को अंदर से निकाला गया है। तकरीबन 10-12 सिलेंडर अंदर थे जिनको निकाला गया। यहाँ पर भागवत की कोई कथा हो रही थी, जिसके लिए पूरा जो ये मैरिज होम उसको बुक किया गया था। तो जितने भी हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं भागवत में, उनसे हमने पता किया है, सभी लोग सुरक्षित हैं। 3 लोग हैं, जिसमें एक आदमी जो है लगभग 70% बर्न है, जिसको आगरा रेफर किया गया है। 2 आदमी भी 70-80% बर्न है, तो उनको भी अभी हॉस्पिटल भेजा गया है। नेक्स्ट जो भी कार्रवाई होगी आपको बताया जाएगा। फायर ब्रिगेड दूर होने की वजह से किस वजह से 1 घंटा लेट होती है। अगर फायर ब्रिगेड यहाँ होती टाइम पे आती तो कोई नुकसान का काम नहीं था। यानी बिल्कुल स्लो स्पीड में आग थी पहले। मैं तो योगी सरकार ये कहता हूँ, आप इतने बड़े दिखा रहे हो, तो यानी अंदर में लाखों लोग आ रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए आपने है ना यहाँ कोई प्रबंध नहीं किया फायर ब्रिगेड का। 5:07 से फायर ब्रिगेड को लगातार फोन कर रहा हूँ, लेकिन उनका फोन नहीं लगता है इमरजेंसी नंबर के ऊपर, जो कि आप ये देख सकते हैं। मैंने ये कितनी दफा फायर ब्रिगेड को फोन किया, 100 नंबर भी नहीं लगा। सबसे हमने फोन कर लिया, सबसे ये 101 नंबर भी नहीं लगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने लास्ट में 112 नंबर पे फोन किया कि आप लोग सूचना दो फायर ब्रिगेड को। तो इतनी बेकार हालत है यहाँ पे, इमरजेंसी फर्स्ट एड के नाम पे कुछ भी नहीं मिला हमारे को। फोन करने के तकरीबन 35 मिनट के बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड 40 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड पहुँचती है, जो कि 112 नंबर पे कॉल करने के बाद पुलिस सहायता हमारे को 10 मिनट में मिल जाती है। और ताजा अपडेट के लिए मौके पर मौजूद है हमारे संवाददाता अनुपम आचार्य। अनुपम, कब और कैसे लगी ये भीषण आग? जी मैं आपको जैसे बता दूं कि इस होटल में सुबह करीब 5:30 बजे गार्ड ने देखा, जो होटल का रेजिडेंशियल जोन है उसके बराबर में जो बिल्डिंग है, एक और बिल्डिंग है, उसमें नीचे रेस्टोरेंट है, उसके सेकंड फ्लोर पर स्टोर रूम बना हुआ है। उसमें से धुआं और आग की लपटें निकलती देखी, लेकिन जब तक कुछ लोग समझ पाते, जब तक आग ने तेजी पकड़ ली। और उसमें 3 कर्मचारी उस समय मौजूद थे मौके पर, जिसमें 2 कर्मचारी सो रहे थे, जो ऑन स्पॉट जिनकी डेथ हो गई है, और तीसरा कर्मचारी बुरी तरह झुलस गया है। करीब 70 से 80% वन कंडीशन में उसको आगरा रेफर किया गया हालत बिगड़ने पर। जी मौके पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, एसएसपी ने, एसपी सिटी, सीओ वगैरह ने मौके पर मुआयना किया है और पूरे तथ्यों की जांच के बाद कहा है कि कड़ी कार्रवाई होगी। अभी मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से कि अभी कुछ समय पहले ही सीएफओ ने होटल को नोटिस जारी किया था। फायर सिस्टम ठीक ना होने पर उन्होंने जांच की थी और इसको होटल को किया था। उसके बावजूद भी होटल प्रबंधन की तरफ से लापरवाही बरती गई और खासतौर पर जब ये घटना हुई तो पूरा होटल का जो पूरा होटल के मैनेजर से लेकर मालिकान व अन्य लोग मौके पर नहीं पहुंचे और गायब हो गए। उन्होंने पूरी तरह इसमें लापरवाही दिखाई है। इसको लेकर भी पुलिस द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है। जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और आपको बता दें कि आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र से हादसे की खबर सामने आई है, जहां रोडवेज बस और टैंकर के बीच भीषण टक्कर हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें अपने आप में जाहिर कर रही हैं कि टैंकर और बस की ये टक्कर कितनी भीषण रही होगी। जाहिर तौर पर बस का जो आगे का हिस्सा है, यानी कि ड्राइविंग सीट से लेकर के आगे का पूरा हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। और जाहिर तौर पर देख रहे हैं अब क्रेन की मदद से इन दोनों वाहनों को बीच रास्ते से हटाया जा रहा है, ताकि इस जो रोड है, ये जो रोड है, इस पर आवागमन सुचारू किया जा सके।
हादसे में 3 यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और अन्य कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह बड़ी मशक्कत के बाद शवों को बस से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और निजी अस्पताल में जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था उसमें घायलों को भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है और जांच की जा रही है कि आखिर यह भीषण हादसा हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि मौसम साफ था आगरा के अंदर, किसी तरह का कोई फॉग नहीं था, कोई बहुत ज्यादा अंधेरा भी नहीं था। बावजूद इसके यदि हादसा हुआ है तो कैसे हुआ। ड्राइवर पता नहीं नींद आ गई, वो तो अच्छा वाला कंडक्टर से बात कर रहा था और कंडक्टर पीछे आया और सो एकदम गाड़ी धप सीधे जाके लग गई उसमें। आपकी भी चोट है? मुंह में लगी थोड़ा सा। एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध की झील के ऊपर बनाए गए फ्लोटिंग हाइट्स को पर्यटन विभाग द्वारा रॉयल होटल ग्रुप को पीपीपी मोड में दिया गया है, जिसके बाद वहां की गंदगी भागीरथी में डाली जा रही है। झील में डाले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और टिहरी के जिला अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने एक कमेटी बनाकर जांच सौंप दी है, जिसमें कई खामियां सामने आई हैं, जिसके बाद प्रशासन ने होटल के किचन को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। लेकिन 3 दिन बाद फिर से किचन खोल दिया गया है और फिर से गंदगी झील के भीतर ही डाली जा रही है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और व्यापारियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस होटल का पर्यटन विभाग में अभी तक हुआ ही नहीं है और यह होटल पिछले 5 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। इतना ही नहीं, अग्निशमन विभाग से फायर ब्रिगेड की अनुमति भी अब तक नहीं ली गई है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ज्योति डोभाल ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर रॉय हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापार मंडल एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा, साथ ही खुद होटल जाकर तालाबंदी करेगा। आपको बता दें कि आस्था की प्रतीक भागीरथी नदी, यानी कि भागीरथी जो गंगा का ही एक धारा मानी जाती है, टिहरी संगम में आकर नदी से आकर मिलती है, जहां पर टिहरी बांध बना है। तो आपको बता दें कि ये एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध के झील के ऊपर बनाए गए फ्लोटिंग हाइट्स को पर्यटन विभाग द्वारा ली रॉयल होटल ग्रुप को पीपीपी मोड में दिया गया है और जिसके बाद वहां की गंदगी भागीरथी में डाली जा रही है। भागीरथी जैसी पवित्र नदी, जिसका वेद पुराणों में बखान है, जिसके प्रति करोड़ों सनातनियों की आस्था है, सनातन धर्म हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु हैं जिनकी भागीरथी नदी में आस्था है, और यहां पर एक होटल के किचन की सारी गंदगी को, सारा गार्बेज इस पवित्र भागीरथी में डाला जा रहा है, जिसका व्यापार मंडल विरोध कर रहा है। बहरहाल इस खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहां ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैसेज ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है। यकीन कीजिए, मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957-58 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए, मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूं। संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी मेहनत कर रही हैं, तो क्या माने कि ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं? मेरा जो परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, क्या आपको लगता है कहीं साकार हो रहा है? माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया है।
आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध भी मानती हूँ। जो प्रारब्ध में होगा, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, उसका वो काम करना पड़ेगा। तो मौर्य जी, हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम प्रदेश बनने का, वो पूरा हुआ? अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेश हो, चाहे सुशासन हो, चाहे गुंडे अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। रियो ओलंपिक से पहले आपकी सर्जरी भी हुई थी जी। उसके बाद भी आपने ओलंपिक खेला। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। रियल अर्थों में भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है, आप कितना सहमत हैं इससे? आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। आपका एक खास संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ संवाद, सिर्फ सहारा समय न्यूज नेटवर्क।